इस तरह के जो हमारा यूजीसी रेगुलेशन में जो प्रस्तावित है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उस कमेटी के हेड होंगे और वही उसको देखेंगे, तो ऐसे में जेएनयू वीसी जैसे लोग अगर किसी भी कमेटी के हेड होंगे तो उस कमेटी की जांच प्रक्रिया और उस पूरे उसके आने वाले नतीजों को हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसका क्या हश्र होने वाला है। तो ये बहुत दुख की बात है। तमाम स्पीकर्स ने बहुत ही विस्तार से बहुत ही ज़रूरी बातों पर आप लोगों को बताया, उसके तमाम डायमेंशंस को। मैं प्रियदर्शन जी की चंद कविताओं के माध्यम से रोहित एक्ट के समर्थन में, यूजीसी गाइडलाइंस को जिस तरह स्टे किया गया उसके विरोध में और उसे रोहित एक्ट से सम्मत बनाते हुए लाने की जो मांग है, और जिस तरीके से पुलिस से लेके प्रशासन से लेके देश की सरकार और कोर्ट तक जिस तरह के अटैक्स हम इस एक आधे अधूरे से बहुत ही नख दंत विहीन रेगुलेशन पर जिस तरह देख रहे हैं हमला, तो इससे साफ जाहिर है कि हमारी जो लड़ाई है वो केवल इस स्टे के हटने तक नहीं है, इससे आगे भी इस पूरे आंदोलन को, हमारे इस फोरम को बहुत सारी और लड़ाइयों के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं प्रियदर्शन जी की कविता की सीरीज़ है रोहित वेमुला पर, छोटी छोटी 5 कविताएं हैं। 27 साल से मौत की तिल तिल अदा की जा रही किस्तें उसने एक बार चुकाने का फैसला किया और एक लंबी छलांग लगाकर चला गया उस बेहद लंबी अंधी सुरंग के पार जो उसकी ज़िंदगी थी। उसकी लहू लुहान पीठ पर सदियों से पड़ते कोड़ों के निशान थे। उसकी ज़ुबान सिल दी गई थी। अपने ज़ख्मी होठों से जिन शब्दों को वह अपनी मुक्ति के मंत्र की तरह बुदबुदाना चाहता था, उन्हें व्यर्थ बना दिया गया था। उसे दंडित किया गया क्योंकि उसने ऊपर उठने की कोशिश की थी। वह रामायण का शंबूक था, रोम का गुलाम स्पार्टकस। वह उन लाखों लाख गुमनाम गुलामों, दासों और शूद्रों की साझा चीख था जो पीटे गए, मारे गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, जिनके कान में सीसा डाला गया, जिनकी आँख निकाल ली गई, जिनके शव सड़ने के लिए छोड़ दिए गए सड़कों पर। रोहित हमारी आत्मा में चुभता हुआ भारत था जिसे ख़त्म किया जाना ज़रूरी था। इतिहास की ताकतें चुपके से तैयार कर रही थी उसका फंदा। जब वह मारा गया तो बताया गया कि वह कायर था, उसने जान दे दी। उनकी दूसरी कविता रोहित की माँ थी, उसके भाई थे, उसके दोस्त थे, उसके सपने थे, उसका काल सागान था। उसके भीतर छटपटाती कविताएं थीं, उसके भीतर आकार लेती कुछ विज्ञान कथाएं थीं, उसके भीतर उम्मीद थी, उसके भीतर गुस्सा था, उसके भीतर प्रतिरोध की कामना थी। लेकिन अब अपने अंतिम समय में वह बिल्कुल खाली था। वह कौन सा ड्रैकुला था जिसने उसके भीतर उतर कर सोख लिया था उसका पूरा संसार। तीसरी कविता, उसने अपनी खुदकुशी के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार ठहराया, किसी और को नहीं। अब उसके हत्यारे उसका दिया प्रमाण पत्र दिखाकर साबित कर रहे हैं कि उन्होंने उसे नहीं मारा, वह बस अपना जीवन जीना चाहता था। लेकिन इतने भर के लिए उसे इतिहास की उन ताकतों से टकराना पड़ा जो थकाकर मार डालने का हुनर जानती थी। वह किसी कृपा की तरह वजीफ़े बांटती थी। उनके पास बहुत सारा सब्र था, बहुत सारी करुणा, जिससे वे अपने भीतर की घृणा को छुपाए रखती थी। उस दिन उसके इंतज़ार में जब कोई रोहित वेमुला हार कर छोड़ देगा अपनी और उनकी दुनिया, वे नहीं चाहती थी उन्हें कोई और आईना दिखाए, कोई याद दिलाए उन्हें उनका ओछापन। चौथी कविता, हमें तो उसका शोक मनाने का भी हक नहीं। हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं। हमने कभी देखा तक नहीं कि किस हाल में वह जीता था, किस तरह मरता था, क्यों लड़ता था। जब उसे इंतज़ार था हमारा, तब हम दूर खड़े रहे। उसकी यातना से बेखबर या बेपरवाह कोई नहीं जानता। जिस बैनर से वह ताकत हासिल करता था, उसे मौत की रस्सी में बदलने से पहले उसने कितनी रस्सियां थामने की कोशिश की होंगी।
उस सर्द एहसास तक पहुंचने से पहले जिसमें कोई उदासी नहीं होती, सिर्फ निचाट खालीपन होता है। उसने कितनी बार शब्दों की आँच से ऊष्मा चाही होगी, जब यह छोटी सी डोर भी छीनती लगी होगी उसे, जो उसने यह रस्सी बनाई और चला गया सब कुछ छोड़कर, जान देकर ही असल में उसने हासिल की वह ज़िंदगी जिसका वह जीते जी हकदार था और जो हक हमसे अदा न हुआ। 5वीं और अंतिम कविता। लेकिन एक दिन यह कर्ज इतिहास को चुकाना होगा। एक दिन एकलव्य लौटेगा अपना रिश्ता हुआ अंगूठा मांगने। एक दिन रोम स्पार्टाकस का होगा, एक दिन शंबुक वाल्मीकि के सामने खड़ा होगा, पूछेगा आदि कवि से किस अपराध में एक महाकाव्य पर उसके खून के छींटे डाले गए। अपने खून से जो स्याही तुमने बनाई है रोहित वेमुला, एक दिन वह भी काम आएगी। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।